हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 3 सब यूनिट कवर कर लिए। फर्स्ट 3 सब यूनिट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। उसके बाद हमने किया फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट और लास्ट सब यूनिट कवर करेंगे पहले यूनिट का, जो कि है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्या है, कैसे होता है अमेंडमेंट, इसके प्रोविजंस क्या हैं और प्रोसीजर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 131 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। हमारे सारे लेक्चर्स के नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका? अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने चेंजेस करनी है, कोई किसी चीज़ को हमने ऐड करना है, कोई हमने लॉ कानून ऐड करना है या हमने हटाना है, तो ये जो चेंज करने का प्रोसेस है ये एक फॉर्मल तरीके से किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोसेस इज डिटेल्ड इन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो आर्टिकल है, जो बात करता है, जिसमें डिटेल तरीके से बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है, वो आर्टिकल है 368। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिंपली पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल मैच करने के लिए आएगा 368 करेंगे आप। ये जो 368 आर्टिकल है, इट इम्पावर्स द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। कौन? पार्लियामेंट कर सकता है। किसने पावर दी? आर्टिकल 368 ने। और यही आर्टिकल 368 पूरे का पूरा प्रोसीजर बताता है कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। क्या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? तो आंसर है नो, नहीं। ठीक है, और थोड़ा देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है ये, थोड़ी फर्दर इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिटेल में। तो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस, ये एक तरीका है जिससे हम चेंजेस लाते हैं, एडिशन करते हैं या डिलीशन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट करते कैसे हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों? टू एड्रेस द इवॉल्विंग नीड्स, करेक्ट एरर्स, कोई एरर है उसको कम करने, उसको ख़त्म करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, या जो हमारी टाइम के साथ इवॉल्विंग या अमर्जिंग नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, या पॉलिटिकल चेंजिंग, पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो उन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के लिए हम चेंजेस लाते हैं। तो यही है अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंडर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके सिलेबस में मेंशन है कि प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। क्या प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। The constitutional provision of amendment refers to the section within a country's constitution that outlines the process by which constitution can be changed या amended। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने चेंज कैसे करना है, उसका तरीका जो है उसकी बात की गई है। इंडिया के कंटेस्ट में ये प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दिया हुआ हमारे आर्टिकल 368 में, जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है एक प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी क्यों है? वाई आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर्स प्रोविजंस इंपॉर्टेंट?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडाप्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर टाइम। टाइम के साथ मैंने बोला चीज़ें बदलती हैं, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है या अडाप्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और रोकने के लिए ताकि अननेसेसरी आर्बिट्रेरी चेंजेस ना हो। ये बैलेंस करता है बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल, तो ना तो ये रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है। रिजिड किसका है? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, चेंज करना बड़ा टफ है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, चेंज करना बड़ा इजी है। बट हमारा जो है ये क्या है? ये बैलेंस है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिक्सचर है, मिक्सअप है। ठीक है, चलिए आगे। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 क्या बात करता है, कौन कौन सी अमेंडमेंट की बात करता है? 3 तरह की अमेंडमेंट है हमारी, वो पढ़ेंगे हम। सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है। उसके बाद हमारा स्पेशल मेजोरिटी और रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट से होता है। तो 3 तरह की हमारी टाइप्स हैं अमेंडमेंट की। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखेंगे हम, और कुछ हम इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। कौन सा आर्टिकल बात करता है अमेंडमेंट की? आर्टिकल 368। ठीक है, 3 इंटू 2, 6 + 2 8। कैसे याद करेंगे? 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आ गया 3 टू द 6। ठीक है, 6 को हमने ऐड किया 2 के साथ तो आ गया 8। कुछ भी करके याद रखना है हमने 368। फर्स्ट है बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स पार्लियामेंट में जो मेंबर प्रेजेंट हैं उनका आधा, जो उस दिन प्रेजेंट थे उनका आधा, सिंपल मेजोरिटी। ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है भाई? सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से। क्या है? 368 के अंडर आता है। यहाँ 368 की जरूरत नहीं पड़ती हमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप समझ सकते हैं। दीज आर नॉट डीम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दीज आर पास लाइक ऑर्डिनरी लॉज की तरह ये पास होते हैं। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आपने कोई नई स्टेट बनाई आर्टिकल 2 या आर्टिकल 2 और 3 के अंडर, आपने नाम चेंज किया स्टेट का, एरिया चेंज किया स्टेट का, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, या सैलरीज के रिलेटेड कोई कानून बनाया, एमपीज की, प्रेसिडेंट की, जजेस की, तो इनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी फर्स्ट हो गया भाई, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जहां सिंपल मेजोरिटी से कानून बनते हैं, नॉर्मल कानून। एग्जाम्पल्स हमने बता दी, ये 368 के अंडर नहीं आते। दूसरा है भाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी 368 का सेक्शन 2 के अंडर आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी में चाहिए 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट थे उस दिन और उन्होंने वोट किया, मतलब 66% वोटिंग होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। बट सपोज करो उस दिन प्रेजेंट इस 100 थे, तो उसका 66 तो बड़ा कम हो गया ना। तो इसके लिए कंडीशन है, 2 चीजें हैं। पहला, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, और जो ये टोटल है ये कितना होना चाहिए? ये टोटल जो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मींस, आप सिंपली याद रखें कि अभी 272 सीट्स चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, ठीक है, या 273, कितना है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है हमारी लोकसभा की? लोकसभा की है ऑलमोस्ट 445, ऑलमोस्ट इतनी है ना। तो जो इसमें से 273 सीट्स लेगा, सॉरी 273 सीट लेगा वो जीत लेगा। तो ये क्या है? ये सिंपल मेजोरिटी है, 273 सीट्स, 50%। तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी में क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट उसका जो वो 2/3 है वो टोटल मेंबर जो वहां आए थे वो 50%, कम से कम 50% होने चाहिए। 273 मेंबर मीन्स होने चाहिए, समझ आए? इनका टोटल जो है वो 50% होना चाहिए। इससे इतना या इससे ज्यादा हो तो 2 के कंडीशन है।
मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 की प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउस का 50% राज्यसभा का और 50% होना चाहिए लोकसभा का, 50% राज्यसभा। जैसे स्पेशल मेजोरिटी किस में चाहिए? फंडामेंटल राइट्स कहाँ है? पार्ट 3 में। डीपीएसपी कहाँ है? पार्ट 4 में। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंडर, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो फंडामेंटल राइट में कोई चेंज लानी है, या डीपीएसपी में, या प्रेसिडेंट रूल में, या अमेंडमेंट करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, तो ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, यहाँ चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की। समझ आ गया? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, स्पेशल मेजोरिटी और रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब स्पेशल मेजोरिटी क्या था? 2/3 या 66% प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये जो है ये 50% का ज़्यादा होना, 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी में 2 पॉइंट होते हैं, 2/3 प्लस 50% से ज़्यादा। इसके अलावा कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो चीज़ पास होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाए, कोई चक्कर नहीं। जैसे इंडिया में आज सपोज करो 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। कोई एक कानून है, वो आपने लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, उसके बाद वो वहाँ अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन वहाँ अफेक्ट हो रहे हैं तो वो स्टेट्स के पास जाएगा। स्टेट्स में वो एटलीस्ट 50% की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ऐसे कौन से कानून होते हैं? जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई चेंज लाना है हमने, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट में कोई हमने कानून बनाना है इसके रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड कोई चेंज लाना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट के रिलेटेड, या अगर 368 आर्टिकल को अपने आप में अगर उसमें हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, हम मतलब पार्लियामेंट चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके की अमेंडमेंट होती है। सिंपल मेजोरिटी इजी है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ 368 आर्टिकल की मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जिसमें 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। फिर किस किस केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपीज में, प्रेसिडेंट रूल में, और प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अमेंडमेंट में। तीसरा क्या है? स्पेशल मेजोरिटी और रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये कहाँ कब किया जाता है? जब फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? हम पढ़ चुके हैं इंडिया का फेडरलिज्म। यहाँ क्या चाहिए? एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 मतलब 66%, और 50% स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें कोई चेंज लाना है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, या आर्टिकल 368 में कोई चेंज लाना है। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा? कौन बात करता है? आर्टिकल 368, ठीक है। क्या रहेगा इसमें? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। बिल कौन से हाउस में? किसी भी हाउस में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट लाना है, उसके लिए 4 स्टेप है। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। बिल लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लाएगा कौन? कोई भी मंत्री ला सकता है, या कोई भी प्राइवेट मेंबर ला सकता है। फिर वो बिल जो होगा वो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, याद रखना स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 66%, और ये जो है ये हाउस का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दोनों हाउसेज में अलग अलग पास हो। सपोज करो लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर वो राज्यसभा में गया, वहाँ से 2/3 या स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तो लोकसभा और राज्यसभा में हो गया। फिर क्या करेंगे? अगर ये बिल सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, मीन फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए। अगर चाहिए, ज़रूरत है तभी, अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाएगा रेक्टिफिकेशन के लिए। वहाँ एटलीस्ट 50% स्टेट्स में वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो अगर रेक्टिफिकेशन कराई या नहीं करवाई, दोनों हाउसेस में पास हुआ, स्टेट्स के पास भेज दिया, वहाँ से वापस आ गया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी, प्रेसिडेंट अपनी असेंट देगा, ठीक है। आफ्टर बीइंग पास बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस से पास किया, ज़रूरत पड़ी रेक्टिफिकेशन की तो हमने भेज दिया।
उसके बाद प्रेसिडेंट अपना असेंट देगा। क्या प्रेसिडेंट विद हेल्ड कर सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट को असेंट देना होगा। प्रेसिडेंट असेंट दे देगा तो उसके बाद ये बिल अब एक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केस आप याद रख सकते हैं इसके रिलेटेड। शंकरी प्रसाद केस 1951 का है। ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। तो कौन सा केस है जो कहता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है आर्टिकल 368 के अंडर? शंकरी प्रसाद केस 1951 का। गोलकनाथ केस 1967 का है। ये कहता है, ये उल्टा कर देता है, ये कहता है कि पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता फंडामेंटल राइट्स को, ओवर रूल करता है इसको, पहले वाले को। केशवानंद भारती केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1973 का, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100% आएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, हर चीज को अमेंड कर सकते हैं, बट वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है अभी हम आगे बात करेंगे। मिनर्वा मिल केस 1980 का है। स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और मजबूती देता है। ये लिमिट करता है पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की कुछ एग्जांपल देखते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आती हैं, मतलब एलिमेंट्स जो अमेंड नहीं किए जा सकते। भाई कुछ भी करो आप, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगी, जुडिशियल रिव्यू रहेगा, सेकुलरिज्म रहेगा, फेडरलिज्म रहेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहेगा, फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, और यही सब आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जिसकी बात करता है केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस, जो फर्दर इसको मजबूती देता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। लेक्चर कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच। इसके साथ आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू सो मच।